अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो रीनल फेलियर पे है। कॉजेज़, पैथोफिजियोलॉजी, बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं, सिम्टम्स क्या डेवलप होते हैं, कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्या डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी या उसके बगैर भी पेशेंट्स इम्प्रूव कर जाते हैं, ये आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ये लेक्चर्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने और बहुत सारे एग्जाम्स पास करने में हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किडनी का मेन फंक्शन एक्स्ट्रा वाटर को और एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स को बॉडी से एक्सक्रीट करना है। अयोटा की ब्रांचेस है रीनल आर्टरीज, जो किडनीज को ब्लड सप्लाई करती हैं और किडनीज यूरेटर्स में यूरिन को बना के भेज देते हैं एंड दे गेट कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिन जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। किडनी की डिजीजेस को हम 3 मेजर पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। रीनल इटसेल्फ, प्री रीनल जहां पर ब्लड सप्लाई टू द किडनी कम हो जाएगी, और पोस्ट रीनल जहां पर यूरिन एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। इनको हम ऐसे ही डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। किडनी के फंक्शंस में से एक और फंक्शन है एरिथ्रोपोइटिन बनाना, जो बोन मैरो पे एक्ट करके रेड ब्लड सेल्स को ज्यादा करता है। इसका मतलब यह है कि अगर किडनी काम नहीं कर रही तो एरिथ्रोपोइटिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और अगर इसी एरिथ्रोपोइटिन का ट्यूमर होगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा भी हो सकता है, जिसे हम पॉलीसाइथीमिया कहेंगे, मगर दैट विल बी बिकॉज ऑफ अ ट्यूमर। दूसरा एंडोक्राइन फंक्शन विटामिन डी को एक्टिवेट करना है। इसका मतलब है किडनी डिसफंक्शन में विटामिन डी का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा और हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। सोडियम लेवल्स, कैल्शियम लेवल्स विटामिन डी की वजह से और पैराथायराइड हार्मोन की वजह से, पोटेशियम लेवल्स, मैग्नीशियम लेवल्स, ये वो मेन सोल्यूट्स हैं, मेन आयंस हैं जो के इफेक्ट होंगे किडनी डिसफंक्शन से। यूरिया और क्रेटिनिन किडनी के फंक्शंस को शो कराते हैं। क्रेटिनिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करता है। इसकी एक इक्वेशन की बेस पे हम ये देखते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है। इसको समझने के लिए हम किडनी को के स्ट्रक्चर को समझते हैं। किडनी के फंक्शन को समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। किडनी में ब्लड कम्स इनटू द ग्लोमेरुलस, आता ऑफरेंट लिम्ब से है, यहां से पास होने के बाद इफरेंट लिम्ब से आगे चला जाता है। बॉडी में बहुत कम जगह है
जहां पर कैपिलरीज के बाद वेन्स होने के बजाय दोबारा से आर्टीरियोल स्टार्ट हो जाए। मकसद ये है कि यहां से जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो फिल्टर हो जाएं इनटू दी बोमन्स स्पेस। ये जो फिल्ट्रेशन हुई है ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस से यहाँ चीजें मूव होने का जो रेट है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कितना वेस्ट मटेरियल फिल्टर हुआ उस ब्लड में से, इसे जीएफआर कहते हैं, जो इनडायरेक्टली क्रेटिनिन से मेजर किया जाता है। क्योंकि क्रेटिनिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? नॉर्मल बंदे के मसल के ब्रेकडाउन से। वरना हमें इन्युलिन को यूज करना पड़ेगा, तो वो इंजेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम जीएफआर से मेजर करते हैं। अब ये जो स्पेस चल पड़ी है आगे, तो ये कैप्सूल से आगे चलेगा, इस ट्यूब्यूल के अंदर ही चलता जाएगा जो वेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें कुछ पानी भी है, मगर जो वेसल्स हैं वो इफरेंट लिम्ब अपनी कुछ ब्रांचेस देगा जो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स पे जारी रहेंगी। जारी रहने का मतलब ये है कि वो इसके इर्द गिर्द रहेंगी और फिर दे विल फॉर्म द वेन्यूल्स। ये सारी जाकर क्या बनाएंगी? वेन्यूल्स बनाएंगी। इन वेन्यूल्स के बनाने का क्या मतलब हुआ? वेयर विल द ब्लड गो? ब्लड वापस जाएगा बॉडी में हार्ट की राइट साइड पे। यानी कि ये वेन्यूल्स वापस ब्लड को लेकर जाएंगी। इसका क्या मतलब हुआ, अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसका ये मतलब है कि कुछ चीजें, ये जो निकला था यहां से, ये वापस वीनस साइड पे री एब्जॉर्ब हो जाएंगी चीजें, और कुछ चीजें इन कैपिलरीज में से निकलकर टिब्यूल्स में चली जाएंगी। तो वो चीज जो ट्यूब से निकलकर वापस ब्लड में आई है उसे री एब्जॉर्प्शन कहेंगे, और जो कैपिलरी से निकलकर गई है उसे हम सिक्रीशन कहेंगे। तो इसका मतलब है कि जीएफआर प्लस सिक्रीशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन, ये नेट फिल्ट्रेशन और नेट यूरिन फॉर्मेशन है। क्योंकि जब ये एंड पे यहां आएगा, इफ आई कंटिन्यू दिस, तो ये सारे के सारे नेफ्रॉन्स ही से यूरिन फॉर्मेशन होगी। तो वो फाइनल प्रोडक्ट जो पहुंची है सिक्रीशन के बाद, रीअब्जॉर्प्शन के बाद, जो रीअब्जॉर्प्शन वाली है वो तो चलेगी वापस बॉडी में, जो एक्सेस में ब्रेक होके फिनिश हुई है वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगी। फिल्ट्रेशन तो ये है जो आफ्रेंट लिम्ब से फिल्टर हो जाए सॉल्यूट, दैट इज फिल्ट्रेशन। फाइन जॉम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ये रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है। तो वी विल स्टार्ट विद प्री रीनल प्रॉब्लम्स जो किडनी के अंदर हो सकती हैं, जो कि प्रॉब्लम्स स्टार्ट में आ सकती हैं। हम पहले देखते हैं प्री रीनल क्या प्रॉब्लम है। अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए किडनीज को, तो किडनीज काम करना छोड़ सकती हैं। एक्यूटली हो तो इसे AKI कहते हैं,
पहले ARF कहते थे, एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट रीनल फेलियर पहले कहा जाता था। अगर मोर देन 6 मंथ्स हो जाए तो फिर वो क्रोनिक हो जाता है। क्रोनिक की कॉजेज हम देखेंगे। मगर अगर ब्लड सप्लाई किडनी को कम हो जाए किसी भी वजह से तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। कोई ऐसी कंडीशन बताएं जिसमें किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो जाए। अगर एक बंदा बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर रहा है तो उसका वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम यानी कि जो फ्लूइड्स हैं उसकी बॉडी में वो कम हो जाएंगे। बॉडी जो सप्लाई है वो कहाँ ज्यादा करेगी? ब्रेन को बचाएगी, हार्ट को बचाएगी, लंग्स को बचाएगी। इसके बाद किडनीज आएंगी और फिर स्किन, GIT वगैरह। तो यहाँ पर एक कट ऑफ वैल्यू आ जाती है। तो स्किन GIT को ड्रॉप करने के बाद वो किडनीज की ब्लड सप्लाई को ड्रॉप करती है। तो जब किडनीज की ब्लड सप्लाई ड्रॉप होती है तो किडनी फेलियर स्टार्ट होता है। ये एक्सेसिव डायरिया के साथ, हेमरेज के साथ, सेप्सिस के साथ हो जाएगा। बर्न्स में, स्किन में फ्लूइड लॉस हो जाता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन लीड टू। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एडिमेटस स्टेट्स हैं बॉडी की, जिसमें बॉडी के अंदर एडिमा बहुत ज्यादा हो जाता है। हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो हम पढ़ेंगे, और सिरोसिस। इन सब में बॉडी के अंदर एडिमा जरूर हो जाएगा मगर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी किडनीज की। मैंने आपको बताया सेप्सिस हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, एनाफाइलैक्सिस हो सकता है। इन सब चीजों में वेजो डायलेशन हो जाती है, वेसल्स डायलेट कर जाती हैं। एनएसएइड्स और ACE इनहिबिटर्स, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, इसको समझ लेते हैं। बोमन्स कैप्सूल है, आफरेंट लिम्ब है, इफरेंट लिम्ब है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने नॉर्मली आफरेंट लिम्ब को डायलेट करके रखा होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करती हैं? डायलेट करती हैं नॉर्मली आफरेंट लिम्ब को। एनएसएइड्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक कर देती है, तो वेसोडायलेटेशन खत्म हो जाती है। इसलिए एनएसएइड्स का ज्यादा इस्तेमाल, खास तौर पे अगर मरीज को पहले से नेफ्रोटिक सिरोसिस या हार्ट फेलियर हो, तो दिस कैन लीड टू एक्यूट किडनी इंजरी। जहां आफरेंट लिम्ब की डायलिटेशन इंपॉर्टेंट है, वहां पर इफरेंट लिम्ब को कंस्ट्रिक्ट किया होता है एंजियोटेंसिन 2 ने, जो एस की वजह से बनता है। इसका नैरो होना फायदेमंद है ताकि ब्लड फौरन आगे मूव ना कर जाए और फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो सके। ACE को इनहिबिट कर देंगे, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, आफरेंट लिम्ब डायलेट हो जाएगा, GFR कम हो जाएगा। तो AC इनहिबिटर्स GFR को कम कर देती है। अब अगर मैं AKI को मजीद आगे लेकर चलूं तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक बीमारी है जो ग्लोमेरुलस की और बोमन स्पेस की है। एक इसमें नेफ्रेटिक सिंड्रोम आ जाता है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम आता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे।
फिर है ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस क्या चीज है कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स हैं, अगर तो ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए खराब हुई है तो रिकवरी मुमकिन है। अगर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा देर तक खराब रहती है तो ट्यूब्यूल्स को डैमेज होगा, तो ट्यूब्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसे प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया कहते हैं, यानी कि ज्यादा देर ब्लड सप्लाई का बंद रहना एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवा सकता है और ये रिवर्सेबल नहीं होगा। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो किडनी की टॉक्सिसिटी करती हैं, जैसा कि एमाइनोग्लाइकोसाइड की एंटीबायोटिक्स है, मायोग्लोबिन है, सिस्प्लाटिन एक कीमोथेरेपी कैंसर की मेडिकेशन है, और कंट्रास्ट एजेंट है, यानी कि जैसे हम ये सीटी स्कैन वगैरह में कंट्रास्ट एजेंट इस्तेमाल करते हैं। पेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर तो किसी को रिएक्शन नहीं होता ना, मतलब एलर्जिक रिएक्शन नहीं है उसके साथ, फिर कंट्रास्ट एक इंजेक्शन की तरह ही है। वो डाई है जो कि डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन को हम देखना चाहते हैं। तो इट शुडंट कॉज अ पेन अगर बंदे को कैनला ठीक लगा हुआ है और एलर्जिक रिएक्शन नहीं है तो। इसके अलावा हम बाद में पढ़ेंगे एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। तो ये ट्यूब्यूल्स का नहीं है बल्कि इंटरस्टिशियल की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। बाकी हमने जिक्र किया था कि पोस्ट रीनल हो सकता है, पोस्ट रीनल स्टोन हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है, यूरेथ्रा में हो सकता है। यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर हो सकता है, डेवलप कर सकता है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो सकता है, प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है, ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? देखो, क्रेटिनिन इंपॉर्टेंट है। अगर क्रेटिनिन का लेवल 50% या ज्यादा हो गया है, 50% है, या 1.5 मिलीग्राम्स, मिलीग्राम भी नहीं, 1.5 टाइम्स भी अगर हो जाए मरीज के बेसलाइन से, 7 डेज के अंदर अंदर, तो हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मरीज का यूरिन आउटपुट कम हो गया है, 0.5 ml पर केजी पर आवर से भी कम हो गया है, यानी कि अगर मरीज हमारे पास एडमिटेड है, पिछले 6 घंटों में उसने यूरिन बहुत कम पास किया है, ये हमें तब पता चलेगा जब मरीज ने कैथेटर पास किया हुआ हो। क्रेटिनिन हमें तब पता चलेगा कि जब हम पिछले क्रेटिनिन के लेवल से इसको मेजर करते हैं, तो हमें आइडिया होगा कि क्या राइज किया है, और अगर किया है तो कितना किया है। ब्लड के अंदर क्रेटिनिन मेजर करने का मकसद क्या है? तो इसने तो, क्रेटिनिन ने तो यूरिन के अंदर पास हो जाना था, पीछे थोड़ा बहुत रह गया, जो हमने लेवल मेजर किया नॉर्मल आ गया, बाकी ज्यादा तो यूरिन में एक्सक्रीट होना चाहिए था। अब अगर किडनी काम सही नहीं कर रहा तो ब्लड के अंदर उसका लेवल बढ़ता जाएगा, और ब्लड के अंदर लेवल बढ़ जाएगा, यूरिन के अंदर लेवल इसका कम हो जाएगा। तो क्रेटिनिन का लेवल जब ब्लड के अंदर बढ़ता जाएगा तो उसका मतलब है कि मरीज को किडनी डिसफंक्शन हो रहा है, मरीज को नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी,
जब बॉडी में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है तो इसे यूरीमिया कहते हैं। यूरीमिया नोजिया, वॉमिटिंग कर सकता है, यहां तक कि सीवियर स्टेट में कंफ्यूजन कर सकता है। कंफ्यूजन का मतलब यूरिया इतना बढ़ जाएगा कि ब्रेन ऑब्टंड हो जाएगा एंड द पेशेंट कैन हैव डिहाइड्रेशन एज वेल। अब साइंस में मरीज को हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। हाइपरटेंशन होने की ये वजह है कि किडनी की जब ब्लड सप्लाई कम होगी, रेनिन रिलीज होगा। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, जो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा ACE एंजाइम की वजह से। एंजियोटेंसिन 2 is a potent vasoconstrictor, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन भी रिलीज होगा, जो सोडियम और वाटर को बॉडी में ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर ज्यादा मिलता है हमें अक्सर उन मरीजों का जिनको किडनी डैमेज हो। साइंस में हमें डिहाइड्रेशन मिलेगी क्योंकि एक्यूट में फ्लूइड कम है बॉडी के अंदर। हमें फ्लूइड ओवरलोड मिल सकता है उन लोगों में, उन कंडीशंस में जिनमें हार्ट फेलियर है, जिनमें सिरोसिस ऑफ लिवर है, जिनमें नेफ्रोटिक है, क्योंकि इनके अंदर एडीमा होगा। लॉन्ग स्टैंडिंग में पैलर मिलता है क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन कम हो जाएगा। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। पेरिकार्डियल रब मिल सकती है। हार्ट के इर्द गिर्द जो लेयर है पेरिकार्डियम की, उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है यूरिया ज्यादा होने की वजह से। तो यूरीमिया में हमें पेरिकार्डियम को जब ऑस्कल्टेट करेंगे तो वो आपस में रब जब करता है तो वी कैन फाइंड द पेरिकार्डियल रब। हम यूरिन को डिप स्टिक कर सकते हैं। एक स्टिक है पेपर की, उसमें हम डिप करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि ब्लड है कि नहीं है, प्रोटीन्स है कि नहीं है, ग्लूकोज है या नहीं है, नाइट्रेट्स हैं या नहीं है। नाइट्रेट्स यूरिन की इन्फेक्शन को शो करते हैं। ब्लड यूरिन में आ रहा हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ग्लोमेरुलस के लेवल पे हो सकती है, टिब्यूल्स के, या कैंसर हो सकता है। प्रोटीन्स ज्यादातर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को शो करेगी। ग्लूकोज डायबिटीज को शो करेगी। डायबिटिक पेशेंट्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा हम कौन से टेस्ट कराएंगे? फुल ब्लड काउंट करा सकते हैं, हीमोग्लोबिन कम मिल सकता है, इओसिनोफिल्स ज्यादा मिल सकते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में। ऑफ कोर्स यूरिया, क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे। अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं पोस्ट रीनल देखने के लिए कि ब्लॉकेज तो नहीं है। हम एब्डोमिनल एक्सरे करा सकते हैं स्टोन देखने के लिए। व्हाट इज द मैनेजमेंट? अगर कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है उसको स्टॉप कर दे। अगर डिहाइड्रेशन है तो आईवी फ्लूइड्स देने से प्री रीनल फेलियर बेहतर हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करें, कैथेटराइज कर दें। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ट्रीट करें। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है।
और अगर और कुछ नहीं है तो फिर हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे हीमोडायलिसिस कहते हैं, वो कर सकते हैं। अगर ब्लड के if we have patient's blood flowing into a chamber, ब्लड जो है वो इस मरीज का यहाँ आ रहा है अगर, तो उसके अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है वो इस मेम्ब्रेन के अंदर रह जाए और ब्लड इसके बगैर वापस पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया जाए, तो इसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। ये चीज दरमियान में फिल्टर कहलाती है। इसने किडनी वाला काम ही किया है, इसने वो सारी चीजें फिल्टर कर दी हैं। अगर यही चीज पेरिटोनियम के थ्रू की जाए, मरीज के एब्डोमेन में एक सुराख करके एक मटेरियल डाला जाए, लिक्विड डाला जाए और फिर कुछ घंटों के बाद उस लिक्विड को निकाल दिया जाए, तो जो पेरिटोनियम का मेम्ब्रेन है वो फिल्टर के तौर पे काम करेगा और एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकल आएंगे। मगर इसमें इन्फेक्शंस की चांसेस ज्यादा हैं। इसका फायदा ये है कि मरीज को वो चीज फिट करके एम्बुलेटरी, यानी वो चलता फिरता रहेगा, घर में ज्यादा देर के लिए रह सकता है इस फिल्टर के ऊपर। मगर नुकसान यह है कि इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। हीमोडायलिसिस में मरीज को 3 से 4 घंटे के लिए बैठना पड़ेगा मशीन पे, हफ्ते में 2 से 3 दफा। अब उसके लिए बार बार या तो नीडल मारनी पड़ेगी या एक फिस्टुला बनाना पड़ेगा जो लगातार वर्किंग कंडीशन में रहे। ये तब जरूरत पड़ती है कि अगर हमारा मरीज एक्यूट किडनी फेलियर से इम्प्रूव ना करे। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस आए जहन में तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें।